वही बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां बस और स्कॉर्पियो गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। जोधपुर हाईवे उत्तरलाई ब्रिज पर यह हादसा हुआ है और सूचना के बाद रीको थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया और लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। बाड़मेर से कोटा के लिए यह निजी बस जा रही थी। डीएसपी और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची है और फिलहाल ये जानकारी इस बीच मिल रही है। जोधपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। भूपेश आचार्य हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भूपेश, बस और कार में टक्कर, अभी इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। हालांकि मेडिकल कॉलेज के में और डॉक्टरों को टीम को अलर्ट कर दिया गया था। समय रहते उनको इलाज मिल गया। और ये जो जगह है ये बाड़मेर शहर के बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे में समय रहते सभी लोग वहाँ पे पहुंच गए, चाहे वो क्यूआरटी की टीम हो चाहे वो एम्बुलेंस हो। समय रहते पहुंचने से इनको उचित इलाज मिल गया। उससे पहले हॉस्पिटल में स्टैंड बाई पे डॉक्टरों की टीम को लगा दिया गया था, क्योंकि जो जैसलमेर का हादसा हुआ तो उसके बाद से सभी लोग यहाँ पे अलर्ट मोड पे हैं। तो ऐसे में समय रहते सभी को इलाज मिल गया। कुछ लोग हैं जिनकी इलाज चल रहा है, कुछ फ्रैक्चर वगैरह सारी चीजें। फिलहाल किसी को रेफर नहीं किया गया, सभी का इलाज यहाँ पे बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में जारी है। जी अच्छा भूपेश, अभी कितने लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है? ऐसा कोई संख्या सामने आई है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में बात की जाए तो बस और जो छोटी गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी, इनमें 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाकी कुछ छोटे आई हैं जिनका भी ट्रीटमेंट और इलाज चल रहा है, ताकि किसी भी तरीके की कोई जो भी जांच है उनकी कराई जा सके, ताकि किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो। इन तमाम बातों को लेके और जो घायल है उनको बाड़मेर में ही बाड़मेर के राजकीय जो चिकित्सालय उसी में इलाज चल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेश इस पर जानकारी देने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां एक और बिजनेसमैन को लॉरेंस गैंग की धमकी। बिश्नोई गैंग के बदमाश की बिजनेसमैन को धमकी है और कॉल कर बिजनेसमैन को धमकाया गया। वहीं गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने 2 कॉल किए हैं बिजनेसमैन को और इस व्यापारी ने नारायण विहार थाने में मामला दर्ज कराया है, शिकायत दी है। लेकिन लगातार ये धमकी का जो नेटवर्क है वो चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो हरी बॉक्सर है ये विदेश में बैठ करके ये इस तरीके से पूरे नेटवर्क को चला रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ ये बदमाश बताया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से ये रंगदारी और इस तरीके के धमकी नेटवर्क को चलाता है। और राजस्थान के जयपुर के एक बिजनेसमैन को ये धमकी भरा कॉल आया है। कॉल करके बिजनेसमैन को धमकाया गया। गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने 2 कॉल किए हैं बिजनेसमैन को, यह भी बात सामने आ रही है। वहीं इसके बाद जो पीड़ित व्यापारी है उन्होंने नारायण विहार थाने में इस मामले को लेकर के शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर ऐसे जो धमकी भरे नेटवर्क चल रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, या जो गैंगस्टर हैं जो अलग अलग जगहों पर अपनी धाक जमाने के लिए रंगदारी ले रहे हैं या धमकी करके पैसे जो की डिमांड करते हैं, आखिर उन पर नकेल कब कसी जाएगी। तो बिश्नोई गैंग का ये सदस्य बताया जा रहा है और साथ ही जिस तरीके से पूरा ये धमकी का ये जो नेटवर्क है वो चल रहा है। एक और बिजनेसमैन को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है और इससे पहले भी कई बार ऐसे ही धमकियां मिल चुकी हैं। और व्यापारी हमेशा टारगेट पर रहते हैं, व्यापारियों को निशाने पर लिया जाता है और उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। पहले उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है और उसके बाद उनसे पैसों की डिमांड की जाती है, ताकि जो डर है वो व्यापारियों के अंदर बना रहे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के जरूर यहां पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ऐसे जो गैंगस्टर हैं या ऐसे जो बदमाश हैं, उनका जो गिरोह है, आखिर उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। तो आपको जरा बता दें, ये पूरी जानकारी फिलहाल मिल रही है। जयपुर से खबर है, जहां पर एक और बिजनेसमैन को लॉरेंस गैंग की धमकी मिली है और बिश्नोई गैंग के बदमाश की जो है इस बिजनेसमैन को धमकी मिली है। पहले कॉल किया गया, कॉल करके इस व्यापारी को धमकाया गया, डराया गया और गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने 2 कॉल भी किए हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हरी बॉक्सर जो है वो काफी महत्वपूर्ण कड़ी बताई जा रही है। दरअसल हरी बॉक्सर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। दरअसल इस दौरान हरी बॉक्सर ने जो व्यापारी है उनको 2 कॉल किए और कॉल करके उनको धमकाने की, डराने की कोशिश की गई। और साथ ही बिजनेसमैन ने हालांकि इस मामले को लेकर के नारायण विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने भी फिलहाल रिपोर्ट ले ली है और आगे इस मामले को लेकर के अब तफ्तीश की जा रही है।
लेकिन आगे आपको बताएंगे कि कैसे पूरा धमकी का नेटवर्क चल रहा है। और इससे पहले भी, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, राजस्थान में इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को धमकियां मिल चुकी हैं। तो ये अपने आप में कई बड़ी चीजें सामने आई हैं। और चलिए अब आपको बताएंगे कि आखिर ये धमकी का नेटवर्क राजस्थान के अंदर एक बार फिर से अगर चालू हो गया है तो क्या उसके पीछे की कहानी है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल आप ये देखिए और ये जानिए कि एक बार फिर से राजस्थान के अंदर ये जो धमकी का नेटवर्क है वो चालू हो चुका है। पहले भी इसी तरीके से धमकी के नेटवर्क ये चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से धमकी मिल रही है। दरअसल बदमाश ने बिजनेसमैन को धमकी दी। अमेरिका में बैठे एक बदमाश हैरी बॉक्सर ने यह व्यापारी को धमकी दी है। दरअसल बदमाश ने कॉल करके बिजनेसमैन को धमकाया और यह कहा कि इतनी गोलियां दागूंगा कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। यानी कि स्टेटमेंट, ये दबाव बनाने के लिए, उस व्यापारी को डराने के लिए, धमकाने के लिए ये इस तरीके की धमकी दी गई है। दरअसल बिजनेसमैन ने बदमाश के खिलाफ शिकायत कर दी है और पुलिस में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब जरा आपको बताते हैं कि जो धमकी देने वाला शख्स है, ये जो हैरी बॉक्सर है, ये आखिर है कौन। ये हैरी बॉक्सर की कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल गैंगस्टर हैरी बॉक्सर उर्फ हैरी चंद जाट, ये हैरी अलवर राजस्थान का रहने वाला है। हैरी पुलिस आर्मी के कंपटीशन एग्जाम भी दे चुका है और बॉक्सिंग कोच रहते हुए बदमाशों के कांटेक्ट में आ गया था। हैरी के खिलाफ राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। वसूली, हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा मामले हैरी के ऊपर दर्ज हैं। साल 2022 में नेपाल के रास्ते बताया जाता है कि वो वहां से भाग निकला था और विदेश में कहीं छुप करके बैठ गया। बताया जाता है कि अमेरिका में बैठ करके जो हैरी गैंगस्टर है वो लॉरेंस गिरोह का पूरा जो नेटवर्क है वो चला रहा है। तो ये हैरी बॉक्सर की पूरी कहानी है। और डीडवाना से बड़ी खबर, जहां कुचामन में कारोबारी हत्याकांड के बाद एक्शन मोड में अब प्रशासन आ चुका है। आज फिर बदमाशों पर पुलिस का बुलडोजर गरजा। गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के सहयोगी परवेज आलम की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई और बालिया गांव में परवेज आलम की 2 संपत्तियों से अतिक्रमण को हटाया गया। परवेज की 3 माइंस को भी निरस्त कर दिया गया और अवैध खनन करने पर परवेज आलम पर 9 करोड़ 75 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है। वही मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम विकास मोहन भाटी, तहसीलदार ओम प्रकाश और डीएसपी धर्म पुनिया भी मौके पर मौजूद रहे और यह बड़ी कार्रवाई की गई। आपको याद हो कि आनंद पाल का जो टॉर्चर हाउस था, पहले वहां उसको धराशायी किया गया था और अब आनंद पाल के जो सहयोगी है उसके जो अवैध निर्माण है उस पर भी कार्रवाई की गई है। आज ग्राम बालिया में डिप्टी साहब, मैं, तहसीलदार जी, सारी प्रशासनिक टीम, पुलिस टीम यहाँ पे आई और परवेज नाम का जो व्यक्ति है इसका अतिक्रमण था और उस अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन मिल के इसको हटाया गया। तो पूर्व में अपराध जगत से जुड़े हुए थे, उन लोगों की संपत्ति जो सरकारी भूमि पर थी या अपराध में रहते हुए जो कमाई गई थी उनको पहले चिन्हित किया गया। इसी क्रम में कल जो आनंद पाल का खुद का टॉर्चर रूम था, जो टॉर्चर रूम के नाम से जो महल फेमस था, उसको गिराया गया और आज उसी में आनंद पाल का गुर्गा रहा है। डीडवाना थाने का एचएसआई परवेज आलम, जो इसी गांव का रहने वाला है, इसकी 2 संपत्तियां जो सरकारी एक नाडी में बनी हुई थी और एक शमशान भूमि पर इसका कब्जा था, दोनों संपत्तियों को आज गिरा दिया गया है। इसके अलावा इसी परवेज अहमद की 3 माइंस थी जिनको रिपोर्ट करके एमई को रिपोर्ट करके तीनों माइंस कैंसिल करवा दी है और इन्हीं माइंस में अवैध खनन के लिए 9 करोड़ 75 लाख रुपए की पेनल्टी इसके लगाई गई है। जो डीडवाना जिले में बदमाशों पर पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है। कुचामन में कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद अपराध जगत से जुड़े लोगों पर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है। इसके तहत कल गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह के तथाकथित टॉर्चर हाउस को पुलिस द्वारा बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया। वहीं आज आनंदपाल सिंह के सहयोगी रहे बालिया गांव निवासी परवेज आलम की संपत्तियों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल गया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे बुलडोजर ने इस संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किया और वहां सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया। पुलिस प्रशासन का साफ संदेश है कि अपराध जगत में लिप्त रहे बदमाशों की प्रॉपर्टियों को जब्त किया जाएगा और उन्हें सीज किया जाएगा। इसी कार्रवाई के तहत अब लगातार अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है।
ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और किन किन बदमाशों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। तो अब जरा आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में जो गैंगस्टर्स पर कार्रवाई है वो लगातार और बदस्तूर जारी है। जरा आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे ये जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि गैंगस्टर्स पर ये जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो लगातार जारी है। दरअसल गैंगस्टर आनंद पाल के टॉर्चर हाउस पर इससे पहले तक एक्शन हुआ था, उसकी हर पल की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी, कैसे उसके टॉर्चर हाउस को गिराया गया, लेकिन प्रशासन ने बुलडोजर से उस गैंगस्टर का ठिकाना तोड़ा था। यहां किडनैप हुए लोगों को आनंद पाल यातनाएं देता था। गैंगस्टर के सहयोगी के ठिकानों पर भी अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और बदमाश परवेज आलम का जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी हटा दिया गया, उसको भी तोड़ दिया गया। अवैध अतिक्रमण हटाया गया। कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बदमाशों की संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है, और आनंद पाल गैंग के परवेज आलम पर उसके जो ठिकाने हैं वहां पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल 2 अवैध अतिक्रमणों को प्रशासन ने हटाया और 3 माइंस को निरस्त कर दिया है। 9 करोड़ 75 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, और कार्रवाई मारवाड़ बालिया गांव में की गई है। तो ये यानी कि ये बताता है कि कैसे जो गैंगस्टर हैं उनके ऊपर ये जो कार्रवाई है वो रुकने वाली नहीं है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए बदमाशों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं जैसलमेर बस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, और इस हादसे के बाद बसों में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जो बस जली उसका रजिस्ट्रेशन नॉन एसी व्हीकल के रूप में हुआ था, और इसके बाद बस में किस तरह मॉडिफिकेशन हुए ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां इस बस की बॉडी को बनाया गया था। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसलमेर में बस हादसे ने अब रोड पर दौड़ते हुए हर वाहन की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस वाहन से आम आदमी रोज सफर करता है, क्या वो सुरक्षित है भी या नहीं? हादसे के बाद बसों में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिस बस में आग लगी उसकी बिलिंग 21 मई को हुई थी, जिसके बाद 3 महीने में बस की बॉडी बनाई गई और 1 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में बस का रजिस्ट्रेशन नॉन एसी व्हीकल के रूप में हुआ था। लेकिन बस एसी थी, यानी बाद में बस में मॉडिफिकेशन हुए। ऐसे में बस में किस तरह के बदलाव हुए ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम उस जगह पहुंची जहां इस बस की बॉडी बनाई गई थी। एनडीटीवी की टीम ने इस वर्कशॉप में जाकर बस की सुरक्षा मानकों को लेकर भी जांच की। टीम ने वहां जाकर वर्कर्स से बस बनाने की पूरी प्रक्रिया समझी। जानकारी के मुताबिक यहाँ सबसे पहले बस का चेसिस आता है। इस स्टेटस पर लोहे का एक फ्रेम बनाया जाता है और इसी फ्रेम पर बस की सीट, केबिन और अन्य ढांचा खड़ा किया जाता है। मैं इस वक्त जैनम कोच क्राफ्टर्स में मौजूद हूँ। ये वही कारखाना है जहाँ पर केके ट्रेवल्स की उस बस की बॉडी बनाई गई थी जिस बस में हादसा हुआ और जिसके बाद में 22 लोगों की मौत हुई। यहाँ पर ये चेसिस आता है जिसके बाद में उसके ऊपर सबसे पहले ये जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है ये इम्प्लांट किया जाता है। इसे सबसे पहले यहाँ पर उसमें लगाया जाता है, जिसके बाद में ये जो लोहे का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर अन्य जो काम है वो किए जाते हैं। किस तरीके से पूरा जो बस का फ्रेम है, पूरा जो ढांचा है वो बनाया जाता है, बॉक्सेस बनाए जाते हैं, सीटें लगाई जाती हैं, उसके बाद में वायरिंग, एसी और जो अन्य काम है वो किए जाते हैं। अब हम इस बस में जो ये बस है ये सेम वही मॉडल बस है जो कि उस दिन जिसमें हादसा हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो बस है जिसमें यहाँ पे सीट लगाई गई है। अब इसमें सबसे पहला एक जो एग्ज़िट होता है वो पीछे की साइड होता है, जो वहाँ पर आपको पीछे की तरफ दिख रहा है गेट, वो एग्ज़िट होता है इसमें। इसके अलावा एक एग्ज़िट जो है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड की जो सीट है उसके पास में दिया जाता है। ये जो एग्ज़िट आपको दिख पा रहा है ये राइट हैंड साइड के एग्ज़िट है जिसमें वो एग्ज़िट दिया जाता है। अब ये जो बस है इसमें देखिए कि जो छोटी जो गैलरी है इसके बाद में यहाँ से एग्ज़िट लोगों को लेना है। एक ऊपर वेंटिलेशन ज़रूर जो है वो दिया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पूरा जो वेंटिलेशन है वो यहाँ से हो पाए। अब इसमें निकल पाना किस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये थोड़ा एक सवाल का विषय है, क्योंकि किस तरीके से लोग यहाँ से बाहर निकल पाएँ, क्योंकि अभी हम लोग जब इसमें चल रहे हैं तो उसमें ही
काफ़ी तकलीफ़ हमें हो रही है। तो उसमें किस तरीके से जब कोई पैनिक की सिचुएशन रही होगी, जब आग लगी होगी, तो किस तरीके से लोग जो हैं घबरा गए होंगे, गेट नहीं खुला होगा या किस तरीके से बाहर आ पाए होंगे, ये एक सवाल है। पूरा जो बस है वो पूरी फ्रेम जो है पैक किया हुआ है, कांच से पूरे जो बस की फ्रेमिंग है वो की गई है, उसको किस तरीके से पैक कर दिया गया है पूरे बस को। तो लोग किस तरीके से बाहर आ पाएंगे उसमें से, ये बहुत एक सवाल है। ये प्रैक्टिकली किस तरीके से ये जो 3 एग्जिट गेट दिए गए हैं ये यूटिलाइजफुल हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जब वो बस में आग लगी उसके बाद में बस की जो ढांचा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बस केवल वही ढांचा बचा जो कि लोहे का बना हुआ था। बाकी जो भी चीज़ें थी वो सब जलकर खाक हो गई, जिसके साथ में 22 जिंदगियाँ, 22 सपने, 22 परिवार सब जल गए। हमने उसी मॉडल की बस में जाकर इमरजेंसी एग्जिट की भी जांच की। सामान्य प्रवेश द्वार के अलावा एक पीछे और आखिरी से पहले दाहिनी सीट पर एक इमरजेंसी गेट है, लेकिन जगह की कमी के चलते इस बस में इमरजेंसी एग्जिट का उपयोग संभव ही नहीं नजर आता। वर्कशॉप में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ऑडिट करने आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट से हमने बात की तो उन्होंने खुद एंट्री एग्जिट को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बस के सारे गेट इमरजेंसी एग्जिट की तरह ही इस्तेमाल होने चाहिए। सभी गेट बाहर की तरफ खुलने चाहिए, लेकिन इन बसों में पार्टीशन गेट अंदर की तरफ खुले। इमरजेंसी एग्जिट के साइज में भी परेशानी नजर आई। साथ ही नक्शा और पैमाना मंगवाकर जांच होगी। बस में एसी के लोड डिस्ट्रीब्यूशन और वायरिंग को लेकर भी संदेह दिखाया। फिलहाल वहां 66 बसों का काम चल रहा था। इन सभी बसों को सीज कर दिया गया है। अब जांच पूरी होने तक ये बसें यहीं रहेंगी। हमने जो कल जो 66 बसें वहाँ जो कुछ चेचिस भी थे, कुछ बसें बन भी गई थी, तो उनकी जियो टैगिंग की और बसों को वहीं पर हमने कब्जे लिया और उनको वहीं पर उनको जब्त कर दिया है बसों को। आज 2 निरीक्षकों की टीम बनाकर उनमें हर गाड़ी के जो जिनकी बॉडी बन चुकी है उनकी जांच मतलब टेक्निकल मैकेनिकल स्तर पर की जा रही है। बस में किस तरह की खामियां थी ये जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल कारखाने में सभी बसों पर जीआई टैगिंग की गई है। अन्य बसों में भी लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। एनडीटीवी के लिए चित्तौड़गढ़ से विश्वास की रिपोर्ट। वहीं उदयपुर में नगर निगम के टाउन हॉल प्रांगण में 9 अक्टूबर से आयोजित हो रहे दीपावली मेले का गुरुवार सबसे खास दिन है। सांस्कृतिक संध्या के आयोजनों के दौर में बनारस घाट की गंगा आरती और उज्जैन महाकाल की भस्म आरती होगी और इसके लिए बनारस से 2 टीम और उज्जैन से टीम आई हैं। वहीं बनारस को गंगा आरती के 1 घंटे तक होगी, जिसे देखने के लिए लोगों का आना शुरू हो चुका है। बनारस गंगा आरती टीम के प्रमुख आचार्य गोविंद तिवारी ने बताया कि सिर्फ जगह बदली है, बनारस की घाट की जगह उदयपुर दीपावली मेला है। जैसी आरती वहां होती है वैसे ही नजारा यहां भी देखने को मिलेगा। नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेले में आज खास दिन है, क्योंकि आज बनारस की घाट पर जिस प्रकार से गंगा आरती की जाती है उसे देखने के लिए पूरे देश भर से लोग जुड़ते हैं। वही दृश्य आज उदयपुर की जनता देखने वाली है, क्योंकि सांस्कृतिक संध्याओं के दौर में आज बनारस की टीम उदयपुर पहुंची है और यहां पर गंगा आरती करेगी। इसी के साथ में उज्जैन के महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती का भी यहां पर आयोजन होगा। बनारस की टीम द्वारा आप देख सकते हैं तैयारी जो है पूरी तरह से कर दी है। दीप जो है तैयार यहाँ पर हो चुके हैं और टीमें जो है 11 लोगों की टीम है और यहाँ पर आरती करेंगी। आचार्य जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे किस तरह से आयोजन रहेगा। ये एक बनारस के घाट पर वहाँ पर देखने को मिलती है और अब यहाँ पर सभी को हर हर महादेव जय विश्वनाथ। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषितमांग भागम नारायण प्रेमनंग वदापहारम वाराणसीपुरपतिम भज विश्वनाथम। ये विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती जो काशी के घाटों पर आप लोगों को देखने मिल रही है, उदयपुर की सौभाग्य की बात है। उदयपुर में आज गंगा आरती होने जा रहा है। अच्छा, क्या रहेगा गंगा आरती, किस तरह से रहेगी, कितनी देर की रहेगी और टीम में मेंबर कितने हैं, कितने दीप चलेंगे, सारी चीज़ बताइए। हमारे 51 दीप की एक आरतियाँ होती हैं। हमारे 11 पंडित जी हैं जो 80 घाट वाराणसी पे गंगा आरती करते हैं। वही पंडित जी सब आए आरती करने गए। लगभग 1 घंटे की आरती होगी, मंत्रोच्चार होगा। उदयपुर की बहुत सौभाग्य की बात है, काशी के ब्राह्मणों के द्वारा गंगा आरती करवाया जा रहा है।
अच्छा, यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेगा गंगा आरती का, सभी काफी उत्सुक है इसको लेकर, लेकिन इसमें एक ये भी बताइए कि 1 घंटे तक रहती है तो आपका किस तरह से इसमें रहता है? 1 घंटे तक करना बड़ी बात होती है अपने आप में। हाँ, उसकी परंपरागत होती है, परंपरागत आरती होगी, जैसे क्रमबद्ध आरती होगी। पहले सबसे पहले सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का सबसे पहले कोई भी कार्य होता है पहले शंखवादन होता है। शंखवादन के बाद उसके बाद हमें ताली किया जाएगा, उसके बाद क्रम अगरबत्ती होगी, धूपम आरती होगी, उसके बाद महाआरती होगी, नागेत्री आरती होगी, उसके नागेत्री आरती के बाद चबर हो गए, मोरपंखी होगी और शंखवादन के बाद मंत्रोच्चारण जयकारा के बाद आरती समाप्त की जाएगी। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है 1 घंटे की पूरी महाआरती जो है उदयपुर नगर निगम के प्रांगण में, मेला प्रांगण में देखने को मिलने वाली है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। तो बनारस घाट की जो गंगा आरती होती है वो उदयपुर में होने जा रही है। अब इसी की आपको जरा कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दीपावली मेले में जो सांस्कृतिक संध्या है वो इस वक्त की जा रही है और 1 घंटे तक ये गंगा आरती यहाँ पर होगी। और इसके लिए बाकायदा आपने देखा और जाना कि महंत और जो पुजारी हैं वहाँ पर, तो वो किस तरीके से, क्योंकि ये पूरी आरती होनी है और ये उदयपुर में भी ये एक प्रयास है यहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या आरती का। और उदयपुर में वाराणसी की तर्ज पर ये गंगा आरती आज की जा रही है। दीपावली मेले में सांस्कृतिक संध्या के लिए जो आरती का आयोजन किया गया है, फिलहाल ये जो आरती है ये यहाँ पर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये अक्सर क्योंकि वाराणसी के गंगा घाट पर ये आरती हुआ करती है और वही जो ब्राह्मण हैं वो उदयपुर में आकर के ये इस वक्त गंगा के किनारे पर जो आरती होती है उसी तरीके से, उसी विधि विधान के साथ यहाँ उदयपुर के अंदर भी ये आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उदयपुर के लोगों के लिए भी और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी एक अलग अनुभव है, एक अलग एहसास है और ये इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और दीपावली मेले में क्योंकि ये सांस्कृतिक संध्या जिसका कार्यक्रम इस वक्त किया जा रहा है और तस्वीरें बड़ी मन को मोह लेने वाली हैं और ये उदयपुर की वाराणसी की तर्ज पर जो आरती वहाँ पर होती है उसी की स्वरूप में यहाँ उदयपुर के अंदर भी ये आरती इस वक्त की जा रही है। तो गुंजायमान है, मंत्रोच्चारण यहाँ पर किए जा रहे हैं और ध्वनि आप देखिए, आकाश में भी आतिशबाजी हो रही है और जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ आपको पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, पटाखे आपको जलते हुए दिखाई देंगे और दूर दूर तक आपको यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और यहाँ पर जो भक्त आए हुए हैं वो यहाँ पर गंगा आरती को होते हुए देख रहे हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि वाराणसी के गंगा घाट पर जाकर के वो आरती में शामिल होना चाहते हैं, उसका एहसास लेना चाहते हैं, तो वो उदयपुर में इस वक्त जो इस वक्त ये आरती हो रही है, इन तस्वीरों को देख करके आपको वैसी ही अनुभूति होगी जैसा आपको वाराणसी घाट पर होती है। तो ये एक तस्वीर जो है वो फिलहाल उदयपुर से सामने आई। और राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।